चलिए तो अब जो है हमारी लास्ट, सॉरी मैं एक्सरसाइज का नाम तो बताना भूल गई। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो सबसे लास्ट एक्सरसाइज होती है। इसमें सबसे ट्रिकी, थोड़े टफ और थोड़े माइंडी, मतलब माइंड को थोड़ा ट्रिक करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो कि पूरे सेट को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। मतलब सेट के हर एक एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन इसमें डाला जाता है। तो चलिए अब हम इसमें से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13, 14, 15, 16, ये चारों क्वेश्चन मैं आपको पहले इसलिए करा रही हूँ फर्स्ट सेकंड की जगह पे। रीज़न इज़ दैट कि ये जो है वो 1.6 से कंबाइन होते हैं। अभी आपने 1.6 पार्ट देख लिया होगा, मतलब इससे पहला वाला पार्ट देख लिया होगा, तो इसी कारण से ये वाला पहले पढ़ा देती हूँ, उसके बाद बाकी की पढ़ लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, डू नॉट वरी, सब कराऊंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इन अ सर्वे ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 600 लोगों का एक सर्वे स्कूल में, उसमें से 150 वेयर फाउंडेड टू बी टेकिंग टी। उसमें से हमने देखा कि 150 बच्चे जो हैं वो चाय पीते हैं, 225 बच्चे जो हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, 100 वी आर टेकिंग बोथ, 100 लोग जो है वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। मतलब कि हमें फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि ना तो चाय पीते हैं और ना तो कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें सब कुछ दिया है सिवाय यूनियन के। यहाँ पे यूनियन फाइंड करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला लगा के। दूसरी चीज़ हमें ये फाइंड करनी है कि फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। मतलब कितने स्टूडेंट्स ऐसे जो ना तो चाय पीते हैं और ना तो कॉफ़ी। तो देखिए, चाय पीने वाले 150 लोग हैं, कॉफ़ी पीने वाले 225 लोग हैं, और इंटरसेक्शन मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले लोग 100 हैं। टोटल लोग, टोटल पीपल्स आर 600। यूनियन नहीं है वो टोटल पीपल्स है। अब आप लोग बोलेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि वो टोटल पीपल है या फिर क्या है, क्योंकि पिछले में तो ऐसा नहीं था कुछ। तो मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ। देखो, यहाँ पे बोला गया इन अ सर्वे ऑफ 600 पीपल, मतलब 600 लोगों का सर्वे है। और अगर आप लोग पुरानी वाली एक्सरसाइज में देखेंगे जो कि है हमारी 1.6, तो 1.6 में देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा इन अ ग्रुप। इन अ यहाँ पे हाँ यही है ना, इन अ ग्रुप 400 पीपल्स, या फिर एक और क्या है, इन अ ग्रुप 70 पीपल्स, इन अ ग्रुप 65 पीपल्स, है ना, ग्रुप। और यहाँ पे सर्वे बोला गया है। ग्रुप मीन्स झुंड, झुंड मीन्स यूनियन। ओके, लेकिन यहाँ पे सर्वे बोला गया, मतलब उस जगह पे गए हैं इतने बच्चे। ठीक है, ग्रुप नहीं है वो, वहाँ पे इतने बच्चे गए हैं, इसी कारण से वो यूनियन नहीं है, वो टोटल है। अब देखिए, यहाँ पे यूनियन हमें फाइंड करना है, टी कॉफ़ी और इनका इंटरसेक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इनका जो भी मैथमेटिकल वो है वो सॉल्व करेंगे, तो फाइनल आंसर आ रहा है यूनियन का 275। अब हमें फाइंड करना है नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ना तो वो चाय पीता हो ना तो वो कॉफ़ी पीता हो। तो इस यूनियन में से, यूनियन मतलब कंबाइन, जितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं वो कंबाइन लोग हैं। और टोटल लोग कितने हैं उस कॉलेज में, उस सर्वे में, सॉरी उस सर्वे में टोटल लोग 600 हैं। 600 में से 275 पीपल्स आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी एंड टी। ठीक है, इतने पीपल कॉफ़ी और चाय पीते हैं, तो अगर वो ना तो कॉफ़ी पिए ना तो चाय पिए, इंटरसेक्शन इसलिए लगाया जाता है कि इनके कंबाइन में की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन हमें बार इसलिए लगाया जाता है कि ना तो चाय ना तो कॉफ़ी। बार मीन्स होता है ना तो ये ना तो ये। जैसे कि हमारा पहले आपने देखा होगा एलिमेंट ऑफ अ सेट में ये डैश लगा रहता था। तो इसी तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जब आते हैं, थ्योरेटिकल मीन्स कि लैंग्वेजिंग वाइज थ्योरेटिकल। ठीक है, तो जब उस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि बड़े बड़े से पैटर्न में रहते हैं और हमें सॉल्व करना पड़ता है, तो वो उसमें हमें हमेशा इस तरीके से अपर बार लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से हमारा यूनियन माइनस करेंगे। टोटल में से यूनियन माइनस करने का रीज़न ये है कि ना तो वो चाय पिए ना तो वो कॉफ़ी पिए। तो जितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं उसमें से जितने लोग उस सर्वे में आए हुए हैं उन सबको माइनस कर दो, तो बचे हुए लोग वही हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफ़ी पीते हैं। तो वो बचे हुए लोग कितने, 325 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। 100 लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, 25 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, बोथ मीन्स दोनों। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज मतलब पता है, कितने, ईच मतलब हर एक स्टूडेंट्स को हिंदी और इंग्लिश पता है। ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। ग्रुप
सुन रहे हो आप? ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा जो 13 था उसमें सर्वे लिखा हुआ था, इसी कारण से वो यूनियन नहीं था। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ग्रुप, ग्रुप मीन्स यूनियन। ओके, सर्वे कोई जगह होती है वहाँ पे इतने लोग गए हैं तो पूरी संख्या बताई जाती है। ग्रुप मीन्स होता है कि है ना हमारा यूनियन फाइंड करना, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि हमें यूनियन फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। सो लेट्स स्टार्ट। हमें यूनियन फाइंड करना है। एच जो है वो 100 है, इंग्लिश जो है वो 50 है, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोग 25 हैं। फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर जो कि है 125। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैंने स्टार मार्क किए हुए, अभी आपने देख भी लिया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 15। प्लीज़ इसको इसको 1.6 एक्सरसाइज और ये क्वेश्चंस, इसके एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन 100% आपको सॉल्व करके ही जाना है, बिकॉज इनमें से कुछ भी उठा के आ जाता है सेट में से। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आएंगे ये, लेकिन ये कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं अगर सेट के पैटर्न को बढ़ाए। देखिए हर साल ना एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि आपके बुक वो जो बुक रहती है या फिर आपके टीचर्स जो बताएंगे उसमें आप लोग देखते रहिए कि अकॉर्डिंग किस मार्क्स से अकॉर्डिंग हमारे हर एक चैप्टर आ रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चंस देखिए। अगर है ना 10 नंबर में सेट होगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन यही दे दिया जाएगा, और 5 नंबर क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बात है, इससे बड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके कारण आपको हेल्प भी हो और अच्छे से आप लोग समझे भी उस चीज़ को। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, सर्वे मीन्स कि टोटल 60 लोग हैं। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल्स रीड हिंदी। 25 लोग जो है एच पढ़ते हैं, हिंदी नहीं लिखा हुआ, एच लिखा हुआ है, एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 26 लोग जो है टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 26 लोग जो है वो आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 9 लोग जो है हिंदी और वो एच और आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 11 लोग हैं जो कि एच और टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 8 लोग हैं जो कि टी और आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 3 लोग हैं जो कि तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? पहला फाइंड करना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। हमें पहला फाइंड करना है कि वो नंबर ऑफ पीपल जो एटलीस्ट कोई भी एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हो। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पीपल बताने हैं जो एग्जैक्टली कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो। यहाँ पे है कि कम से कम कोई सा पेपर तो पढ़े, लेकिन ये बोलता है कि एग्जैक्टली वन, मतलब कोई भी एक ही पढ़े, सारे नहीं पढ़ेगा, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और ऊपर वाला ये कह रहा है कि है ना कोई सा भी पढ़े पर पढ़े। ठीक है, कोई सा भी एक पढ़े पर न्यूज़पेपर पढ़े। और ये कहता है कि सिर्फ एक ही कोई अच्छा, मतलब कोई एक ब्रांड का ही न्यूज़पेपर पढ़े, या तो वो एच हो, या तो वो टी हो, या तो फिर वो आई हो। तो इस क्वेश्चन में वीना डायग्राम भी हेल्प करेगा। और चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए वो एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 25 लोग हैं, टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 26 लोग, आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 26 लोग, एच और आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 9 लोग हैं, एच और टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 11 लोग हैं, टी और आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 8 लोग हैं। इन तीनों का इंटरसेक्शन, ये तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग 3 हैं, और इनका यूनियन जो है वो 60 है। अब आप लोग बोल रहे हैं कि मैम वो तो सर्वे है तो फिर यूनियन क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें अलग तरीके से फाइंड करना है, इसलिए हमने इसको यूनियन लिया है। अलग तरीके से फाइंड करने का मीन्स ये है कि यहाँ पे हमें ना तो हमें यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन भी दे ही रखा है और एक्स वाई की वैल्यू भी दे रखी है, यूनियन की भी वैल्यू दे ही रखी है, तो हमें फाइंड क्या करना है ना? सब कुछ तो दे रखा, तो हमें फाइंड क्या करना है? तो इसी कारण से इसके लिए एक ट्रिक टाइप यूज़ होता है, तो इसी कारण से हमने टोटल को यूनियन माना है। ऐसे सर्वे हमेशा यूनियन नहीं होकर टोटल होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा गया, सारी चीज़ें दी हुई है, तो इस कारण से इस सर्वे को हमने यूनियन माना है, सॉरी टोटल की जगह पे। ओके, अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले हमें एक वीना डायग्राम बनाना है जिसमें एच न्यूज़पेपर, आई न्यूज़पेपर और टी न्यूज़पेपर है। अब यहाँ पे देखिए मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। एच टी आई न्यूज़पेपर है। यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जमाना है हमें। अब एच की वैल्यूज़ में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 8, 9, 10, 11,
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मतलब इस तरीके से इस पूरे एच को मिलाओगे तो 25 मिलेगा। इस पूरे टी की वैल्यू को मिलाओगे, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं वो कैसे आए हैं वो मैं बताती हूँ, लेकिन पहले आप ये देखिए एच में जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई है इसको टोटल मिलाओगे तो 25 मिलेगा। टी में जितनी भी वैल्यूज मिली हुई है इसको टोटल मिलाओगे तो 26 मिलेगा। एंड इनका पूरा आई का पूरा मिलाओगे तो हमें 26 मिलेगा। चलिए अब देखते हैं क्या करना है कि ये सब मिलेंगे। सबसे पहली बात, इन तीनों का जो कॉमन मीन्स ये वाला हिस्सा, ये वाला जहाँ पे मैं अभी रेड फिल कर रही हूँ, दिखिए भले ना, पर हाँ रेड फिल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये वाला एकदम मतलब इन तीनों का कॉमन बिल्कुल ये वाला पार्ट, ठीक है, एकदम सेंटर वाला पार्ट, ये क्या है 3, ठीक है। इन सब में कॉमन 3। अब यहाँ पे देखिए एच इंटरसेक्शन आई, मतलब एच में और आई में, एच और आई में कॉमन क्या है ना, वो एच और 9 का जो हमारा, अगर हम वैल्यू पैटर्न करते हैं एच का और 9 का, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप बोलोगे मैम यहाँ तो 9 आना चाहिए, नहीं 9 क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इस चीज़ को भी कंबाइन करना है। यहाँ पे 3 है, 9 में से 3 चले जाएंगे तो बचेगा 6, तो एच और आई का इंटरसेक्शन में 6 आ रहा है। समझ रहे हो आप? ओके, मैं एक बार और समझाती हूँ। सबसे पहली बात है कि सेंटर मतलब इन तीनों में कॉमन है 3, ठीक है, इन तीनों में कॉमन 3 है, यहाँ पे साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं एच इंटरसेक्शन आई। एच इंटरसेक्शन आई मतलब कि इन दोनों में जो कॉमन है वो है 9। अब हम लोग 9 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस 3 को भी 9 में से काटा जाएगा, तो जब 3 9 में से माइनस होगा तो जितना बचेगा वो हमारे इनका कॉमन आएगा, तो इसी कारण से इस पर 6 आ रहा है। एच इंटरसेक्शन टी कितना है 11 में से इसका इंटरसेक्शन पार्ट जो है वो जाएगा, मतलब 11 में से 3 गए तो कितना बचेगा 8। और यहाँ पे देखिए जब टी इंटरसेक्शन आई, टी और आई में इंटरसेक्शन होगा तो अगर 8 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 5, ठीक है। तो ये फुलफिल कैसे हुआ वो समझ में आ गया। अब ये बाहर के फुलफिल एलिमेंट को हम देखते हैं। इन तीनों को मिलाने के बाद, ठीक है, जितना हमें बचता है, मतलब जैसे देखिए 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इन तीनों को मिलाने से 17 हो रहा है, ठीक है। इन तीनों को अगर आप मिलाओगे तो क्या हो रहा है 17, लेकिन इनका टोटल सम कितना है 25, तो हम इसमें 8 प्लस करेंगे जिसके कारण से यहाँ पे 25 आएगा। टी जो है वो कितना हो रहा है 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इन तीनों को मिलाने के बाद जो हमारा टी है वो कितना हो रहा है 16, इसी कारण से उस पर 10 ऐड होगा क्योंकि वहाँ क्या चाहिए हमें 26, टोटल सम इसका 26 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने 10 लिखा है। अब आई देख लीजिए, आई में यहाँ पे है 5 5 10 11 12 13 14 यहाँ पे है, पर हमें क्या चाहिए 26, इसी कारण से यहाँ पे 12 आ रहा है, ठीक है। हमें ना इसको मिलाने के बाद बचा हुआ जितना भी है हमारे सम से कम आ रहा है उतना हमें एडअप करना है, ठीक है। ये सब हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। देखिए आप लोग को इतना ज़्यादा डाउट हो रहा है ना, तो एक काम करिए, ये यूनियन नहीं है मेरे लिए, ये टोटल ही है, ठीक है। बिकॉज आप बोलोगे मैम पहले तो वो यूनियन था, यूनियन से टोटल हो गया, क्या कन्फ्यूजन है। क्लियरली बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ ग्रुप बोली जाएगी तो ग्रुप मीन्स होता है यूनियन, और कोई भी चीज़ अगर सर्वे टाइप का वर्ड यूज़ किया जाएगा तो उसका मतलब है कि वो टोटल है, इसलिए मैंने यहाँ पे साफ लिख दिया है कि वो टोटल है, तो डू नॉट कन्फ्यूज। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल 60 लोग वहाँ पे सर्वे में आए हुए हैं, यूनियन नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया था, टोटल है। अब चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला हमारे लिए क्या बोला गया था उसने, द नंबर ऑफ अ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, उतने नंबर ऑफ पीपल जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हों, कोई सा भी एक पढ़े लेकिन पढ़े, ठीक है। फर्स्ट वाला यही कहता है कि कोई सा भी एक पढ़ेंगे लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कोई सा भी एक मतलब कि 8 10 12 6 5 8 3, इस पूरे बॉक्स में जितने भी नंबर्स हैं उनका कंबाइन, बिकॉज उसने क्या कहा है कि कोई सा भी पढ़े लेकिन पढ़े, तो कोई से भी मतलब इनमें से वो कुछ भी हो सकता है, या तो वो इन दोनों में से कोई एक पढ़ रहे हो, या तो इन दोनों में से कोई एक पढ़ रहे हो, या तो इन तीनों का कोई, ये तीनों न्यूज़पेपर कोई पढ़ता हो, मतलब परिवार में अलग अलग न्यूज़पेपर आते हो, ठीक है। तो इसी कारण से इस पूरे का जो सम होगा वो, और साथ में टोटल में से माइनस करना है, मतलब सर्वे में जितने पर्सन आए हैं उसमें से
इसको माइनस करना है। सर्वे में आए हैं 60 लोग और 60 लोग में से हम 52 ये इसका कंबाइन वो आ रहा है, तो मतलब सर्वे में से 52 माइनस करो तो 8 लोग वो हैं जो इनमें से कुछ तो पढ़ते ही हैं, भले इन दोनों का कंबाइन पढ़े या फिर अलग अलग पढ़े, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही हैं इन तीनों न्यूज़पेपर में से। इनका पूरा सम इस पूरे का, उसमें से टोटल माइनस करने पे 8 आता है, मतलब हमें पता चलता है कि 8 लोग जो है वो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं उनके परिवार, भले वो कोई सा भी हो। ठीक है, अब सेकंड वाला हम देख लेते हैं, पार्ट 2 कहता है द नंबर ऑफ अ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, मतलब कि कोई भी एक तो पढ़ना ही है, मजबूरी है वो। ठीक है, एक होता है ना कि पढ़ना कोई ना कोई, यहाँ फर्स्ट वाले पे ये है कि एटलीस्ट मतलब कोई ना कोई पढ़े, पर एक न्यूज़पेपर तो पढ़े ही। चिल्ला नहीं रहा है वो, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर नहीं बोल रहा कि एक न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, कोई से भी पढ़ो पर अपने मन से पढ़ो, वो ये कह रहा है। और सेकंड वाला ये कह रहा है कि इनमें से एक न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। तो ये रहे हमारे न्यूज़पेपर। ठीक है, यूनियन नहीं लिखा गया, रीज़न इज दैट कि कंबाइंड वे में नहीं लिखना है, सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई से भी पढ़ लो। ये नहीं कि तुम एच भी पढ़ लो, टी भी पढ़ लो, आई भी पढ़ लो या फिर एच टी पढ़ लो, ऐसे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसलिए इसने लिख रखा है एग्जैक्टली। अब थोड़ा आपको शायद और अच्छे से समझ में आ रहा हो। उसने सेकंड वाले पार्ट में ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, वो भी सिंगल वाइज, मतलब एग्जैक्टली वन, ये नहीं कि आप 4 न्यूज़पेपर एक साथ पढ़ोगे। इसी कारण से जो हमारा 8, 10, 12 है वो यहाँ पे कंबाइन होगा और 30 आंसर आएगा। रीज़न इज दैट सिर्फ ये बाहर के ले रहे हैं क्योंकि कंबाइन नहीं पढ़ना है। 30 लोग वो हैं जो सिर्फ कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 30 लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 10 नहीं, वो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 21 इंसान मतलब 21 लोग वो हैं जिनको ए प्रोडक्ट पसंद है, 26 लोग वो हैं जिनको बी प्रोडक्ट पसंद है, 29 लोग हैं जिनको सी प्रोडक्ट पसंद है, इफ 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड बी। ठीक है, 14 लोग हैं जिनको ए और बी दोनों प्रोडक्ट पसंद है, 12 लोग हैं जिनको ए और सी पसंद है, और 14 लोग हैं जिनको बी और सी पसंद है, और 8 लोग हैं जिनको तीनों प्रोडक्ट पसंद है। हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, कितने लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सी प्रोडक्ट पसंद है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इस पर भी हमारा वीना डायग्राम हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं क्या बोलता है वो। क्वेश्चन नंबर 16 का हम आंसर देख लेते हैं। एन ए जो है वो है 21, एन बी जो है वो है 26, एन सी जो है वो है 29, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो है 14, ए इंटरसेक्शन सी जो है वो है 12, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज़ 14, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, मतलब तीनों का अगर हम कॉमन देखें तो वो है 8। ओके, क्या फाइंड करना है कि कितने लोग जो है वो प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं ओनली। फाइंड हाउ मैनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, मतलब सिर्फ सी प्रोडक्ट को कितने लोग लाइक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें उसी वे में तो इन सबका जो कॉमन है वो है 8। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में क्या कितना कॉमन है यहाँ पे देखिए, आप बुक के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ये हमारे बुक में यहाँ पे भी डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ए और बी जो है 14 कॉमन है। ठीक है, ये यहाँ पे ए एंड बी 14 कॉमन है, सी और ए जो है वो 12 पीपल्स कॉमन है उसमें, बी और सी में 14 पीपल कॉमन है। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन तीनों का कॉमन तो कितना है हमारा 8, लेकिन ए और बी का कॉमन है 14, तो 14 में से 8 चले जाएंगे तो बचेगा 6, तो यहाँ पे 6 आया है। बी और सी में कितना बी एंड सी में कॉमन है 14 पीपल्स, तो 14 में से 8 चला जाएगा तो बी और सी में बचेगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आया है। ए और सी में हमारा कॉमन है 12 पीपल्स, जो कि हमारे इसमें कॉमन आते हैं, लेकिन 12 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, तो इसी कारण से इन दोनों के कॉमन में यहाँ पे 4 आया है। अब हमारे इनर के तो पूरे कॉमन फिल हो गए हैं, अब हम आउटर की बात कर लेते हैं। तो आउटर में देखिए, यहाँ पे ए जो है वो है 21 पीपल है, लेकिन यहाँ के जितने भी हैं वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि है 6 4 दैट इज 10, और 10 + 8 18, तो हमें कितने चाहिए 21, इसी कारण से हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 3। नेक्स्ट वाले में देखिए, 6 जो है वो है 26 प्रोडक्ट्स है जो
बी को लाइक करते हैं, बी प्रोडक्ट को 26 लोग लाइक करते हैं। अब 26 में से इनका हम अगर कैलकुलेट करें तो कितना बचता है, तो देखिए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस टोटल को मिलाएंगे, बी के सारे टोटल को मिलाएंगे तो यहाँ पे 20 हो रहा है, लेकिन बी क्या है 26, तो इसी कारण से यहाँ पे 6 यूज़ किया है। अब प्रोडक्ट सी जो है वो है 29, तो प्रोडक्ट सी 29 है, लेकिन इनर को हम अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 6 और 4 दैट इज़ 10, यहाँ पे 8 है दैट इज़ 18, और हमारा प्रोडक्ट क्या है 29, तो इसी कारण से सी का मेन जो हमारा बचेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए, जिससे कि 29 बन जाए, तो इसी कारण से उसके सम को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है 11। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, सी के पूरे टोटल ऑर्बिट, मतलब कि इसका पूरा अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बन रहा है 29, बी के पूरे पार्ट को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बन रहा है 26, ए के पूरे पार्ट को अगर हम कैलकुलेट करें, सम करते हैं इसका, तो ये बन रहा है 21, 21 26 29। ओके, लेकिन कितने लोग हैं जो सिर्फ सी को पसंद करते हैं, तो मतलब इसके पूरे कॉमन पार्ट को हटा दिया जाए और सिर्फ सी को पसंद करने वाले लोग हैं 11, 11 पीपल्स लाइक ओनली सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिसाइडेड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन ऑफ अनादर, इनमें से कौन सा सेट जो है वो एक दूसरे के सबसेट है। तो यहाँ पे देखते हैं, ए जो है वो है x बिलोंग्स टू आर, आर इज अ रियल नंबर एंड x इज सेटिस्फाई, रियल नंबर भी होता है रैशनल नंबर भी होता है, x इज सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, एंड देन बी पार्ट है दैट इज 2 4 6, सी है 2 4 6 8, एंड डी इन्फिनिटी तक जा रही है, और डी जो है वो है 6। ओके, अब हम तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ए बी सी एंड डी। अब हमें बताना है कि कौन सा सेट किस सेट की इक्वल है, मतलब एक से अनादर का इक्वल है। तो ए जो है वो बी का सबसेट है। अब कैसे है वो मैं बताती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x+12, देखिए इसका जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x+12, तो ये 8 को जो है हम पार्ट वाइज करेंगे, दैट इज 6x माइनस 2x+12, दैट इज x माइनस 6 एंड माइनस 2 कॉमन, यहाँ पे मतलब 2 कॉमन लिया है पर साथ में माइनस भी कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेने से प्लस वाली चीज़ माइनस में बदल जाएगी क्योंकि माइनस कॉमन है। x माइनस 6 दैट इज x माइनस 2, क्यों, क्योंकि यहाँ ये दोनों कॉमन है तो ये एक सिंगल वे में आ जाएंगे, और x माइनस 2 जो है वो हमारा बचता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड 6। अब आप बोलेंगे मैम आपने 6 और 2 ही क्यों लिया, रीज़न ये है कि दोनों तरफ सेम आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में सेम आना चाहिए, इसी कारण से मैंने 6x लिया है। पहले अगर मैं देखूँ 4x लेके, तो देखिए 4x में अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 तो आ जाएगा, लेकिन 4 और 12 में अगर देखें तो 4 4 जा 16 होता है, मतलब 4 3 जा 12 होगा, तो दोनों में कॉमन x की वैल्यू यहाँ पे नहीं आ पाएगी, इसीलिए मैंने 6x माइनस 2x लिया है। इसी कारण से a की जो वैल्यू है वो है 2 एंड 6, b की वैल्यू है 2 4 6 एंड बाकी सब आपको पता ही है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, क्यों, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ सी, सी जो है वो तो हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सी में आ रहे हैं, तो इसी कारण से ए जो है वो सी का सबसेट है। अब आ जाते हैं बी इज सबसेट ऑफ सी, बी के भी जितने एलिमेंट है वो सी में आ रहे हैं, क्योंकि सी जो है वो इन्फिनिटी है और सारे जितने भी नंबर्स है यहाँ पे वो सारे इवन है, और बी सी में जितने भी एलिमेंट है वो सब इवन ही है, भले इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। डी इज अ सबसेट ऑफ सी, डी जो है वो सी का सबसेट है, क्यों, क्योंकि डी का भी एलिमेंट 6 जो है वो सी के अंदर आ रहा है। एंड डी इज अ सबसेट ऑफ बी, डी जो है वो बी का भी सबसेट है, क्यों, क्योंकि डी के जितने भी एलिमेंट है वो बी में भी आ रहे हैं, क्योंकि इसका 6 और इसका 6 आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला हो गया है, यहाँ पे सेकेंड वाला देख लेते हैं। In each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. अगर ये true है तो बताइए, अगर ये false है तो example दीजिए। If x belongs to a and x belongs to b, then x equal to b, मतलब अगर x जो है वो a को बिलोंग करता है, a जो है वो b को बिलोंग करता है, देन x बिलोंग्स टू b। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखें कि x बिलोंग कर रहा है a को, a बिलोंग कर रहा है b को, देन x बिलोंग टू b, तो ये जो है ये फॉल्स है। अब आप पूछेंगे इसका रीज़न भी हमें बताना है, तो रीज़न देखिए, हमारा x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है,
ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है ना, उसके अंदर तो नहीं आ रहा ना। बिलोंग करना मतलब शायद दोनों की थोड़ी बहुत वैल्यूज सेम हो या प्रॉपर्टीज सेम हो, लेकिन पूरा इक्वल हो जाना ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स तो ए को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बी को क्यों बिलोंग करेगा? ये जब एक ही चीज इसके साथ एलिमेंटली जुड़ी हुई है तो इसको क्यों बिलोंग करेगी जब ये चीज इसके अंदर आ ही नहीं रही होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? एक्स जो है वो ए को इसलिए बिलोंग कर रहा है क्योंकि एक्स जो है वो उसके इक्वल में आ रहा है, लेकिन एक्स बी को तो जानता ही नहीं है, तो फिर बी के साथ बी क्यों उसका इक्वल होगा या फिर क्यों उसके कंबाइंड वे में आ रहा होगा। इसी कारण से फर्स्ट वाला फॉल्स है। सेकंड देखिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, और बी जो है वो सी को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सी को बिलोंग करे, सी की इक्वल आए, कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सी का सबसेट है, तो ये ट्रू है। अब क्यों? क्योंकि ये चीज़ इससे बिलोंग कर रही है, तो ये चीज़ इससे बिलोंग करेगी। देखिए मैं बताती हूँ क्यों ट्रू है। दैट इज ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है। इसका मतलब ये है कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में आ गए थे, अब बी के जितने भी एलिमेंट है वो सी में हैं, तो मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो सी में तो प्रेजेंट होंगे ही, तो इसी कारण से ए जो है वो सी का सबसेट होता है। दैट इज थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ वाला देखिए, इफ ए इज अ नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन ए जो है वो सी का भी सबसेट नहीं होगा, ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसेट मीन्स तो होता है कि एक से दूसरे में बिलोंग करना, दूसरे से तीसरे में बिलोंग करना। यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे सबसेट के साथ साथ ये वाला साइन भी था, इसी कारण से इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे कि ये भी ट्रू नहीं है। रीज़न ये है कि जब ये चीज़ इसके इक्वल है, ये इसका सबसेट है ही नहीं, ये इसका सबसेट है ही नहीं, तो सी के उसका सबसेट होगा, सी कैसे इसका सबसेट हो जाएगा? अगर ए बी का सबसेट होगा तो बी के सारे एलिमेंट सी में आएंगे, इसका मतलब होगा कि ए के भी सारे एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। इस वाली की बात कर रही हूँ। लेकिन जब ए बी का सबसेट है ही नहीं, तो बी का सबसेट सी ना होने पे ए कैसे सी का सबसेट नहीं होगा? हमें क्या पता कि ए में एलिमेंट्स हैं सी के, मतलब वो सी के पास ए के एलिमेंट है या नहीं है। जब बी ही सबसेट नहीं है तो ए कैसे उसका सबसेट हो सकता है, या फिर ए कैसे उसका सबसेट नहीं हो सकता? तो इसी कारण से ये जो है वो भी फॉल्स है। लास्ट सेकंड देखते हैं। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब होता है कि हमारा एक्स जो है वो ए पे आ रहा है। ठीक है, एक्स के एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, समझ रहे हो आप? और एंड मीन्स एंड यहाँ पे ए इंटरेस्ट, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है ही नहीं। जब ए के एलिमेंट बी के अंदर आ ही नहीं रहे हैं तो एक्स जो है वो बी पे बिलोंग क्यों करेगा? अगर हाँ ये सबसेट होता तो ये पॉसिबल हो जाता। क्यों पॉसिबल क्यों होता अगर ये सबसेट होता? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, मतलब जब ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं तो एक्स जो है वो बी से बिलोंग कर सकता है। लेकिन जब इसका सबसेट नहीं है तो ये कैसे बिलोंग करेगा? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अब लास्ट वाला देखिए, फॉल्स है। लास्ट वाला, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू बी। तो मतलब ये है कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग नहीं करेगा। रीजन ये है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ये बात साफ है, लेकिन एक्स जो है वो बी से नहीं बिलोंग कर रहा है। एक्स जब बी से बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। कोई भी एक एलिमेंट एक सबसेंस एक वैल्यू से बिलोंग नहीं करता है तो वो दूसरी वैल्यू से भी बिलोंग नहीं करता। तो ये सेकेंड वाला, ये लास्ट जो वाला जो है ये भी इक्वल है, सही है। ये देखते हैं हम थर्ड वाला। थर्ड वाले में कह रहा है, लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी, ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। हमें शो करना है कि बी जो है वो सी की इक्वल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ए जो है ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी, मतलब ए की वैल्यूज़ बी, ए और बी की वैल्यूज़ का यूनियन। ठीक है, ए के सारे वैल्यूज़ बी में आ रहे हैं तभी ये इसका यूनियन है, एंड ए की सारी वैल्यूज़ सी के अंदर भी आ रही हैं, मतलब हमारा मेन कंपाउंड ए है क्योंकि ए की वैल्यू दोनों में कंबाइन हो रही है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में देखिए, ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन, तो हमें शो करना है कि बी और सी जो है वो
देखिए, ये जो है मैंने लॉज़ इसके पहले पढ़ाए हैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, तो आप लोग एक बार लॉ चेक कर लीजिएगा। कम्युनिकेशन क्या होता है कि ए यूनियन बी एंड बी यूनियन सी, जो हमने यूनियन करके प्रूव किया था कि हाँ ये एक दूसरे के इक्वल है, इसी कारण से ये चीज़ सेम इसी पैटर्न में बाय चेंजेस में लिखी जा सकती है। तो सेम थर्ड क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि अगर ए यूनियन बी हो, बी यूनियन सी, मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा है कि जिस तरीके से इसका उल्टा है तो उसी तरीके से हम ए यूनियन सी लिख दें अगर, तो बी यूनियन सी इक्वल होगा ना, और इसी पैटर्न में इंटरसेक्शन भी होता है। तो कम्युनिकेशन लॉ से ये पता चलता है कि इंटरसेक्शन हो चाहे यूनियन हो, अगर वो सेम पैटर्न में लिखे हुए हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यही चीज़ थर्ड वाले में बोली गई है। मैंने सॉल्यूशन वाइज इसलिए नहीं बताया है बिकॉज सबसे पहली बात ये एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये लॉस पे डिपेंडेंट है, तो हमें बस लॉ को याद रखना है, लॉ के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेन कर देना है। अगर ये आता भी तो शायद एक्सप्लेन में आज तक आया नहीं है, पर बाय चांस आ जाए तो वो अलग बात है। तो इसलिए मैंने समझा दिया था कि आप ये ना बोले कि कोई क्वेश्चन रह गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लीजिए, ये लॉ पे ही डिपेंडेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, 10th, 11th, ये सब लॉ पे डिपेंडेंट है। और दूसरी बात ये कि ये सब एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन लॉ आ सकता है, ठीक है। लॉ का प्रूफ कभी कभी पूछ लेते हैं, पर लॉ का प्रूफ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इस चैप्टर में कुछ, तो वो होता है इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग कुछ भी आ जाता है। और डेफिनेशन जो मैंने पार्ट 1 में बनाई है पूरी, ऑल डेफिनेशन में से कुछ भी आ सकता है। दूसरा आता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपको हर एक्सरसाइज वाइज बताया है कि इसमें शायद ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, तो इसको स्पेशली मार्क कर ले। 1.6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें से हमेशा 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, और एक आता है इनमें से, या तो 1.6 में से आएगा, या तो हमारा 13, 14, 15, 16, इन 4 क्वेश्चन में से एक आता है, ठीक है। आजकल 5 मार्क्स में भी पूछ रहे हैं, ये 3 साल से 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, वो अपना एक बेस बनाइए, ठीक है। और हमारे नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए कि मतलब अगर इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो वो 5 नंबर किस किस पार्ट वाइज जुड़ रहे हैं, मतलब 2 नंबर में आएगा, या 3 नंबर मिल के 5 नंबर बनेंगे, या फिर एक एक नंबर के 5 आएंगे। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू पढ़ाई करिए ताकि अच्छे से जमे। फिलहाल तो ये चैप्टर 8 नंबर में चल रहा है 11th क्लास का। अभी मैंने अपडेट देखा था तो 8 to 10 मार्क्स चल रहा है सेट, तो उस अकॉर्डिंग आप देखते रहिए। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ये दोनों जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग है, एग्ज़ाम में नहीं ही आते हैं, ये कभी नहीं आए हैं आज तक, बट फिर भी मैं पढ़ा देती हूँ। पूरे के पूरे लॉ पे डिपेंडेंट है। लॉ पूछ लिया जाता है और लॉ की प्रॉपर्टीज़ भी पूछ ली जाती कभी कभी। 1.5 एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। 1.5 एक्सरसाइज की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है। वो प्रॉपर्टीज़ बहुत बेसिकली MCQs में और 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है। मतलब प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे देंगे, बाय मैथमेटिकल वे में नहीं देंगे तो थ्योरेटिकल वे में दे देंगे, और साथ में हमें मतलब एक प्रॉपर्टी पूछ लेंगे कि ये मतलब प्रॉपर्टी है सच, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, या फिर अगर ट्रू है तो रीज़न दीजिए। तो इस तरीके से आ सकते हैं। तो आप लोग है ना 5.5 की प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा। और फिर 1.6 और ये 4 क्वेश्चंस, ये होते हैं 3 या 5 नंबर में आने वाले, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा, लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन पैटर्न सेम होगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है 1.6 को। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे 4th क्वेश्चन में, जो कि है शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। हमें शो करना है कि ये चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है, सही है। तो ये फर्स्ट वाला देखिए, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है, हो सकता है, पॉसिबल है ये। यहाँ पे सेकेंड वाले में देखिए, ए माइनस बी इज़ 5, दिस इज़ ट्रू। इक्विवेलेंट मतलब कंडीशन वैलिड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो सबसे पहले देखिए, ए जो है वो बी का सबसेट है, हो सकता है यार, यहाँ पे मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे का सबसेट हो ही सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो इट्स ट्रू। इसमें कोई कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है, इट्स ट्रू बिकॉज कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे का सबसेट होता है। ए माइनस बी इक्वल टू 5, ये भी कॉमन बात है। ए के एलिमेंट बी में बिल्कुल नहीं आने चाहिए, ठीक है। ए का एक भी एलिमेंट बी के अंदर नहीं आना चाहिए। तो अगर ए का एलिमेंट बी के अंदर नहीं आएगा तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, इसलिए इनका इक्वल हमेशा क्या होगा, 5, इसके अकॉर्डिंग।
तो ये भी ट्रू ही है बिकॉज ये एक प्रॉपर्टीज में आती हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इज बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं ही, तो इसी कारण से इसका यूनियन बी होगा। देन हमारा फोर्थ वाला देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। अब ए इंटरसेक्शन बी में ए क्यों आ रहा है? बिकॉज ए के पास बी के एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन ए आता है। ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज है, तो प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिएगा, शायद इसी तरीके से पूछ ली जाता है एग्जाम में। मुझे लगा कि ये लॉ वाइज है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये लॉ वाइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 10th एंड 11th ये लॉ वाइज है, लेकिन ये फोर्थ वाला लॉ वाइज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी वाइज बेस्ड है। सॉरी गलती हो गई थी मुझसे, ये प्रॉपर्टी वाइज बेस्ड है। प्रॉपर्टी मीन्स जो मैंने आपको क्या एक्सरसाइज थी 1.5 एक्सरसाइज में मैंने प्रॉपर्टी समझाई है, वो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। चलिए 5th पे आ जाते हैं। शो दैट क्या है ये, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो इसको किस तरीके से प्रूफ करना है, चलिए देख लेते हैं। गिवन है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, इक्वेशन 1। हमें प्रूफ करना है कि सी माइनस बी जो है वो सबसेट है सी माइनस ए के। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, ये सारे लॉ की प्रॉपर्टीज से चल रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, मतलब एक्स जो है वो सी को भी बिलोंग करता है, लेकिन एक्स जो है वो बी को बिलोंग नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, माइनस मीन्स इट डज नॉट इनसाइड दिस, मतलब इसके अंदर नहीं आ सकता, एक्स के अंदर नहीं आ सकती इसकी वैल्यू। तो इसी कारण से एक्स जो है वो बी को बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन एक्स सी को तो बिलोंग कर सकता है, बिकॉज इसमें कोई भी माइनस साइन नहीं है, नेगेटिव प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, तो इसी कारण से एक्स जो है वो सी को बिलोंग करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ऐसा है तो ए भी हमारा ए बी जो है वो भी माइनस में ही है, तो इसी कारण से एक्स के इक्वल ए भी नहीं हो सकता, बिकॉज जब ये माइनस में है तो ये इक्वल नहीं है एक्स के, तो वाई शुड ए गिव्स द प्रॉपर्टीज। एक भी कभी अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता जब अगर वो माइनस में है एक्स से कंबाइंड वे में, तो इसी कारण से ये इक्वल नहीं होगा। बाय 1 हमने शो कर दिया है, बिकॉज ए और बी जो है वो एक दूसरे के सबसेट है, तो ए की प्रॉपर्टी और बी की प्रॉपर्टी सेम होगी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो x बिलोंग्स टू c माइनस ए, बिकॉज c जो है वो तो पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर b शो नहीं कर रहा है तो a भी नहीं शो कर रहा है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। इन सब के अकॉर्डिंग ये चीज़ बिल्कुल वैलिड होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए। जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी वो चीज़ मैंने शो कर दी, एक ही बात है। चलिए अब 6th वाला देखते हैं। 6th वाला क्या कहता है, एज्यूम दैट पी ए इक्वल टू पी बी, शो दैट ए इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लीजिए। यहाँ पे देखिए गिवन है पी ए इक्वल टू पी बी एंड हमें प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी। देखिए प्रूफ में लिखेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है। ब्रैकेट वाइज अगर देखिए तो एक्स इज बिलोंग टू पी ए, एक्स जो है वो पी ए को बिलोंग करता है, एक्स जो है वो पी बी को बिलोंग करता है। इट्स मीन्स दैट एक्स जो है वो बी को भी बिलोंग करेगा, एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है एंड एक्स जो है वो 2 को भी बिलोंग कर रहा है। अब आप बोल रहे हैं कि मैम डायरेक्ट एक्स बिलोंग्स टू क्यों नहीं आया? रीज़न इज दैट पी के साथ जब भी इस तरह की चीज़ें हो तो वो हमेशा एलिमेंट वाइज आती है, मतलब इसके अंदर या तो हमारा 5 शो हो रहा होगा या तो ब्लैंक नहीं, मतलब ब्लैंक क्या, इस तरीके का साइन हमेशा यूज़ होगा जब भी हमें पी ए के साथ की कोई भी सब्सटेंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक्स की वैल्यू इसके एक्स लिखा है इसके अंदर। देन जब x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, इसका मीन्स x जो है वो b को भी बिलोंग कर रहा है। जब प्रॉपर्टीज सेम आ रही हैं तो एक दूसरे को वो बिलोंग भी करेंगे, तो जब एक दूसरे को बिलोंग कर रहे हैं तो वो एक दूसरे की इक्वल है। सो दैट मैंने क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ कर दिया। थोड़ा मतलब नॉर्मल ही है, बट ये क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा है कि हमें गिवन है कि ए और बी जो है वो कोई सेट है और पी उसमें उस सेट के अंदर पी ए जो है वो पी बी का यूनियन है, इक्वल टू पी ए यूनियन बी। देखिए एक तरीके से लिखी तो सेम ही बात है, लेकिन इसको पी ए यूनियन पी बी अलग अलग लिखा गया, इसको कंबाइन वे में लिखा है पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ये जो चीज़ है ना हमें चेक करनी है, क्योंकि वो कह रहा है कि जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई जब भी लिखा हुआ आता है मतलब कि हमें चेक करके बताना है कि ये सही है या गलत है, या फिर अगर ये ऐसा है तो क्यों है। ओके, तो हम देख लेते हैं हमारा सॉल्यूशन। गिवन है कि ए एंड बी आर एनी सेट्स, उसमें 2 सेट्स नहीं लिखा है, एनी सेट्स लिखा है, पर
है तो 2 सेट्स, लेकिन फिर भी ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। टू चेक पी ए यूनियन पी बी। देखिए मैंने कहा था ना कि हमें जस्टिफाई जब भी लिखा हो तो हमें हमेशा चेक करना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू चेक पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, दैट इज जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मतलब प्रूफ। ओके, लेट ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू 3। ये जो है ना हमने अपने अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि हमें इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें कोई भी दो वैल्यूज़ लेनी है। या ए मैंने 2 लिया है, बी मैंने 1 लिया है। रीज़न ये है इसका, जितनी छोटी वैल्यूज़ लेंगे ना उतना पी और पी बी को लिखने में आसानी होती है, इसलिए मैंने है ना यहाँ पे 2 लिए और यहाँ पे 1 वैल्यू ली है। दोनों जगह पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं ले सकते, या तो आप यहाँ पे 2 ले लीजिए तो यहाँ पे 2 लिए तो यहाँ पे 1, नहीं तो आप बी में 2 एलिमेंट ले लीजिए तो ए में 1 लीजिए। जितना हो सके उतना छोटा एलिमेंट, मतलब छोटे एलिमेंट ऑफ अ सेट लीजिए। एलिमेंट ऑफ अ सेट क्या होते हैं, जो इस चीज़ के मतलब इस बॉक्स के अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं उसे हम एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि ये जो सेट होते हैं एलिमेंट ऑफ अ सेट, वो हमेशा छोटे हो जब भी हमें जस्टिफाई करना होता है किसी चीज़ को। क्या होता है उससे कि हमें जब भी आगे बढ़ के मतलब कुछ भी बताना होता है तो वो जल्दी से सॉल्व भी हो जाता है और ईजी रहता है। ओके, तो देखिए पी हमारा ए जो है वो है 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ सेट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू होती है 2 की पावर एन। एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मीन्स 4। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे हमारे 4। देखिए पी ए का मतलब होता है नंबर ऑफ सबसेट, ए का मतलब होता है नॉर्मल जो हमारा एलिमेंट ऑफ अ सेट है। ए मीन्स एलिमेंट ऑफ अ सेट इन अ कंपाउंड, और पी ए मीन्स होता है कि उस कंपाउंड के सबसेट बताने होते हैं। ठीक है, अब आपको ए और पी ए में भी कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया आपको। अब देखिए पी ए जो है वो हमारे कितने होने चाहिए, 4। तो 4 कैसे होंगे, सबसे पहले 5। जब मैंने पहले ही बता रखा है ये चीज़ कि 5 क्यों लिखा जाता है। आप लोग पार्ट 2 जो वीडियो है वो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पार्ट 2 नहीं, सॉरी, पार्ट 4 में है शायद ये। ओके, तो सबसे पहले 5 आएगा, 5 के बाद 1 2 एंड 1 2, ये और इन दोनों को कंबाइन में लिखना है। हो गए हमारे सबसेट कितने, 4। अब आ जाते हैं पीबी में। पीबी जो है वो हमारा ये है, दैट इज पीबी इक्वल टू 5 एंड 3। अब पीबी की वैल्यू 1 है, 1 एन की जगह पे 1 आएगा। 1 मीन्स कि हमारा जो वैल्यू होगा वो होगा 2, तो हमारे सबसेट कितने होंगे, 2। तो 2 सबसेट कैसे आएंगे, एक होगा हमारा 5 और एक होगा हमारा 3। नाउ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमने प्रूफ कर दिया कि पी ए जो है वो पी बी का यूनियन है। यूनियन मीन्स कि इसके कंपाउंड इसके अंदर आ रहे हैं, है ना। पी ए के अंदर पी बी के सारे कंपाउंड्स आ रहे हैं, देख लीजिए आप। ये 5 एंड 3, ये रहा हमारा 5 और ये रहा 3, तो है ही नहीं इसमें। लेकिन जब हम यूनियन लिखते हैं तो ऑब्वियसली क्या बात होती है कि कंबाइंड वे में लिखना, तो है ना। हम अगर कंबाइंड वे में लिखें तो वो इस पैटर्न में होगा, दैट इज 5 1 2 1 2 एंड 3। ठीक है, यूनियन मीन्स होता है इन सब चीज़ों को कंबाइन वे में लिखना। अब हम आ जाते हैं हमारे आर एच एस पे। आर एच एस जो है वो देखिए, आर एच एस जब हम देखते हैं, आर एच एस क्या था हमारा, आर एच एस दैट इज दिस, ये हमारा पी ए यूनियन बी। जब कंबाइंड वे में पी ए यूनियन बी था तो वो हमारा आर एच एस था। तो चलिए आर एच एस देख लेते हैं। ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3। जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे ना, उसी चीज़ को जब हम यूनियन वे में लिखा जाता है तो वो इसी तरीके से लिखा जाएगा, 1 2 एंड 3। यहाँ पे एक ही बार लिखा गया है पी। आप बोलेंगे मैम ए और बी क्यों नहीं लिखा गया, कारण उसका ये है कि हमें यहाँ पे यूनियन ए यूनियन बी पूछा गया है, वहाँ पे हमें सिर्फ अलग अलग पी ए और पी बी अलग अलग पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे तो कंबाइन में लिखा हुआ है, इसलिए हम पहले ए एंड बी का, ए यूनियन बी हम लिख रहे हैं और उसके बाद फिर हम पी ए यूनियन बी लिखेंगे। ओके, तो हमने सबसे पहले आर एच एस में ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 एंड 3 हो गया। फिर हमारा जो है पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी मीन्स कि इसके सबसेट्स मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मीन्स 8 सबसेट बनेंगे। अब 8 सबसेट बनेंगे तो हम यहाँ पे गिनेंगे कि 8 कैसे बनते हैं। 5 के बाद एक बार आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3। ओके, ये बन गए हमारे 4 सेट। उसके बाद आ जाएगा 1 2 2 3 1 3। ओके, देखिए 1 2 2 3 1 3 एंड लास्ट में ये पूरा का पूरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चेक भी कर लीजिएगा। देखिए ये बहुत इजी है, हमें सबसेट मतलब होता है कि सबको अलग अलग करके फिर एक साथ लिखना है और उसके साथ 5 हमेशा ऐड होगा और नंबर ऑफ जो हमारे सबसेट है उसके अकॉर्डिंग हमें जमा देना है बस। लेकिन अब देखिए एल एच एस जो था वो हमारा वो था 5 1 2
एंड 1 2 3, लेकिन हमारा जो ए यूनियन बी है वो है 5 1 2 3, लेकिन उसके साथ 1 2 2 3 और 1 3 एंड ये कंबाइन 1 2 3 है। तो ये 1 2 3 1 3 एंड 2 3, ये तो हमारे पी ए यूनियन पी बी में नहीं है, तो मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं है। तो जस्टिफाई हमने कर दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 10 एंड 11, ये तीनों जो है वो लॉ ऑफ सेट पे डिपेंड है। लॉ ऑफ सेट की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है इस एक्सरसाइज से पहले ही, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लॉ ऑफ सेट देख लीजिए। लॉ ऑफ सेट सेम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को मैंने शो करके प्रूफ किया है। तो बस पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड है, कोई क्वेश्चन नहीं है ये, बस उस प्रॉपर्टी को शो किया है। तो वही जो हमारे लॉ है वो आप देख लीजिएगा। चलिए अब हमारे 9th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9th वाला, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट एंड शो दैट दिस, सेट की प्रॉपर्टीज शो करनी है। सेट की प्रॉपर्टीज मैंने 1.5 एक्सरसाइज में बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। सबसे पहले है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो ए यूनियन एंड ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए और बी में ऐसी कोई चीज़ तो होगी जो इन दोनों में कॉमन होगी, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन, तो हम उसको मान लेते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन है वो ए में प्रेजेंट है। मतलब ए में भी प्रेजेंट ही होगा, बी में भी प्रेजेंट होगा, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि इन दोनों में हमारा ए कॉमन है। ओके, बिकॉज अभी वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम मान लेते हैं इन दोनों में हमारा ए कॉमन है। ए यूनियन ए दैट इज ए, तो इक्वल में ए आ गया। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.5 में शो बताई गई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी बाद में। अभी यहाँ पे देख लीजिए कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कि इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन हम मान लेते, वैसे दोनों में कॉमन कोई एक डिजिट होगी, लेकिन यहाँ पे डिजिट नहीं बोली गई है, तो हम बाय प्रॉपर्टी शो हम यहाँ पे मान लेंगे कि हमारा इसका कॉमन है ए। तो ए यूनियन ए मतलब ए और ए में यूनियन क्या ही होगा, तो वो खुद की वैल्यू ही होगी, तो वो होगी हमारी ए। सेकंड देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे या बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, बिकॉज यूनियन क्या होता है, इन दोनों को कंबाइन वे में लिखना। तो इन दोनों को कंबाइन वे में लिखा, तो हम मान लेते हैं कि वो ए है, ठीक है। ए यूनियन बी दैट इज ए, ये प्रॉपर्टी बेस्ड बता रही हूँ, ये एक प्रॉपर्टीज होती है। तो ए यूनियन बी दैट इज ए एंड ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ए। ए इंटरसेक्शन यहाँ पे भी ए ही है, तो ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए और ए में क्या कॉमन है, तो वो ए ही है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। 1.5 एक्सरसाइज में क्लियरली बताई है कि प्रॉपर्टी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे समझाइए। चलिए अब 12th वाले पे आ जाते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, that is find set A B and C such that A intersection B B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C are empty। देखिए ये कह रहा है नॉन एम्प्टी मतलब नल सेट नहीं है, खाली नहीं है ये सेट, और ये कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन ये खाली है, ये एम्प्टी है, ठीक है। ये खाली है लेकिन ये खाली नहीं है, ओके। ये फाई है, फाई मीन्स खाली, लेकिन ये नॉन एम्प्टी है। क्या, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, ये तीन जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब ये फाइन नहीं होंगी, इनका इक्वल्स फाइन नहीं होगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इन तीनों का कंबाइन इंटरसेक्शन फाई होगा। अब हम इसे प्रूफ, चलिए हम एक एग्जांपल लेके प्रूफ करते हैं। ए जो है वो है 1 2, बी है 2 3। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जितने वो एलिमेंट ऑफ अ नंबर जितने ज़्यादा छोटे होंगे उतना अच्छा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 2 का ही लिया है। 1 1 का इसलिए नहीं लिया बिकॉज इंटरसेक्शन की बात है, तो कंबाइन में कुछ साथ में होना चाहिए, वरना अगर मैं 1 ले लूँगी या 2 ले लूँगी 3 ले लूँगी तो इसमें कॉमन क्या आएगा, इसलिए 2 2 वैल्यूज़ लिया, ओके। ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 2 3 एंड सी इक्वल टू 3 1। ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 2 मतलब नॉन एम्प्टी, बी इंटरसेक्शन सी दैट इज 3 नॉन एम्प्टी, ए इंटरसेक्शन सी दैट इज 1। इंटरसेक्शन मतलब तुम पता है ना, आपको कॉमन लेना है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है 2, बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन क्या है 3, और ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी में कॉमन क्या है दैट इज 1। बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इन तीनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो ये हो गया 5। मैंने प्रूफ भी कर दिया, एग्जाम्पल भी ले लिए, क्वेश्चन ईजी था। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मैंने जो 8th वाला बताया था आपको, यहाँ पे देखिए आप, ये जो 8th वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि ये तीनों जो है हमारे लॉस से हैं, तो सॉरी ये 8th वाला लॉ का नहीं है, 10th एंड 11th लॉ के हैं। 8th वाला लॉ का नहीं है, मैंने अभी पढ़ा तो मुझे पता चला। शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, हमें शो करना है कि कोई भी इनमें से सेट हो जो कि ए और बी हो, मतलब ए हो या तो बी हो सेट। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला समझा देती हूँ।
सेकंड मैं थोड़ा समझा देती हूँ, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए 8th वाले में हमें टू प्रूव ए इक्वल टू ए, मैंने पहला पार्ट बता रही हूँ, सेकंड वाला आप खुद कर लीजिएगा, इजी है। फर्स्ट वाला मैं बता रही हूँ तो सेकंड वाला आप खुद समझ जाएंगे, कोई टफ नहीं है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी आप लोगों को जान करके थोड़ी ट्रिकी दी जाती है, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो, बाकी है इजी। पार्ट 1 समझा रही हूँ, पार्ट 2 आप समझ लेंगे खुद ही, मुझे यकीन है इस बात का। टू प्रूव ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, सबसे पहले हम आर एच एस देखते हैं। आर एच एस मीन्स ये वाला पार्ट, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए ये बी माइनस जो है उसको हम बी डैश भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। ओके ये वाला जो है वो प्रॉपर्टी 1.5 में जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है ना, सेम उससे रिलेटेड है ये। माइनस बी को हम इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं। ओके देन ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। अब ये कहाँ से आया, आप लोग पूछ रहे होंगे, ये जो है ये पूरा हमारा हमारा लॉ नहीं है, लॉ ऑफ अ सेट, उसके बेस्ड पे भी है, और दूसरा कुछ चीज़ें प्रॉपर्टीज से आई है। ठीक है, इस पे दो चीज़ें लगी, एक प्रॉपर्टी और एक लॉ। देखिए ए जो है वो एज इट इज़ है, बी एंड बी डैश, तो ए इन दोनों में अगर हम करें तो ये हमारा कॉमन आ रहा है, ए दिख रहा होगा आपको, ए जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है। और साइन चेंज होंगे, क्यों? क्योंकि जब हम कॉमन ले रहे हो तो हमने इंटरसेक्शन पहले ही ले लिया, लेकिन अंदर जो हमारी ये बीच में जो हमारी वैल्यू है वो तो यूनियन है। यूनियन मीन्स इस पूरे को कंबाइन वे में लिखना। अब कंबाइन वे में जब हम लिखेंगे तो बी और बी डैश अलग अलग चीज़ें, बी जो है वो जो एक मतलब एलिमेंट है, बी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है ये। ठीक है, तो बी और बी डैश में वैल्यूज अलग आ सकती है, लेकिन ए जो है वो तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो ए जो है हम कॉमन लेंगे। इंटरसेक्शन इसलिए बिकॉज इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ था, इसीलिए इंटरसेक्शन। लेकिन बी और बी डैश जो है वो हमारा यूनियन में आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो हम कॉमन लेके शो कर रहे हैं, दैट इज बी यूनियन बी डैश। ओके इट्स मीन्स कि ये जो प्रॉपर्टी, ये जो पूरा बी यूनियन बी डैश है, ये प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग यूनियन कहलाता है। ओके प्रॉपर्टी मैंने बता दी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख लीजिएगा। बी यूनियन बी डैश दैट इज हमारा ये जो पूरा पार्ट है ये प्रॉपर्टी की उसमें देखा जाए तो ये यूनियन है। अब ए इंटरसेक्शन यूनियन, ए इंटरसेक्शन यूनियन मतलब ए के सारे एलिमेंट यूनियन के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ए के पास यूनियन के एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन यूनियन वो भी क्या होगा, ए, ये भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही है, तो इसका मतलब है ए जो है वो हमारा एल एच एस है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमने प्रूफ कर दिया। सेकेंड वाला भी जो है ना वो ऐसे ही प्रूफ होगा, तो आप लोग सेकेंड वाला कर लीजिएगा।